everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma once again with a new topic. The subject is history, chapter 9, the making of national movement. उससे पहले एक बात, the news about corona is not positive, so please take care of yourself, use masks, sanitizers whenever you are going out. Thank you. So the making of national movement 1870 and 1947. इससे पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने क्या देखा था? हमने देखा था कैसे ब्रिटिशर्स रूल करना स्टार्ट करते हैं, टेक करते हैं किंगडम्स. राजा जो थे उनके किंगडम्स अपने अंडर में कैसे ले लेते हैं, कैसे उनकी जो रूल्स है वो पावर स्टार्ट हो जाती है करना लोगों के बीच में, कैसे चेंजेस आते हैं इंडिया में. फिर एक एजुकेशन वाला जो चेंज आया था 19th सेंचुरी में वो देखते हैं. वुमेन्स के बारे में हमने पढ़ा. कास्ट सिस्टम कैसे चेंज होता है, रिवॉल्ट होता है 1857 का, और ग्रोथ होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, और जो क्राफ्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, हैंडक्राफ्ट. अब जब ये सब चीजें हुई तो अब इसके आगे इंडियंस क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ब्रिटिशर्स के बारे में क्या वो उनके जो मन की बात थी वो धीरे धीरे निकलेगी. क्या होता है ना, एक लेवल तक तो इंसान सोचता है अब सुधरेगी चीजें, अब सुधरेगी, वो सहन करता जाता है. मगर फिर क्या होता है, वो सोचता है अब ये अपने लिमिट के बाहर है, अब हमें स्टैंड लेना पड़ेगा. तो वो जो इंडिया ने स्टैंड लिया है, एक तो सबसे पहली बात जो स्टैंड लिया था 1857 से हम अभी तक देखें तो वो तो 19 ईयर्स हो जाते हैं, और 1870 से देखें तो ऑलमोस्ट 70 ईयर्स तक हो जाते हैं. तो इट टुक दिस मच टाइम, इतना टाइम लगा चीजों को वापस सुधारने में इंडियंस को. क्यों? अब उन्हें ये लग रहा था कि जो अब ऐसा नहीं है, वो क्या कर रहे थे, ड्रेन कर रहे थे इंडिया को ब्रिटिशर्स. आप अपनी जो घर में सोच रहे हो कि वहां पे तो कोई और, वो हमारी जो अथॉरिटी किसी और की नहीं हो, मगर किसी और के घर में सोच रहा हूं वहां भी अपनी ही चलाए, तो ऐसा थोड़ी होता है. एक लिमिट के बाद तो वो घर वाले वो लोग भी बोलेंगे कि आप यहां से निकलो, हमें हमारे अकॉर्डिंग ही रहने दो. वो जो थॉट्स थी, वो जो इनर उनका एक्सप्रेशंस था, वो बाहर धीरे 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 निकलेगा. कब से? 1857 में जो हुआ था वो तो उसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट नहीं रहा, ये बोल सकते हैं. कुछ अच्छा नहीं हुआ, इंडिपेंडेंस नहीं मिली, या उनका जो गुस्सा था वो उसके बाद बढ़ गया, हम कुछ भी कह सकते हैं. समझदारी उसके बाद बढ़ गई बहुत ज्यादा. मगर फाइनली हमें यहाँ पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगा? 1947 में फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिली. और इसकी जो पूरी लंबी चौड़ी स्टोरी है, इतने सालों की, 90 साल, या आप ये सोच लो 90 ईयर्स हो, तो उससे पहले से वहां पे स्टेब्लिश होने लगे थे ना, सेट होने लगे थे ब्रिटिशर्स. तो वो 100 साल ही हम लेके चलते हैं. 100 ईयर्स के बाद मिलना, तब तक तो उन्होंने पूरा हमारा जो खजाना है ऑलमोस्ट खाली ही कर ही दिया था. तो अब हम इसके पहले देखते हैं इंडिया क्या सोच रही थी, क्या हो रहा था. एमरजेंसी ऑफ नेशनलिज्म. ठीक है, इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडियंस. दिस इज इंडियंस. क्लास, कलर, कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड लैंग्वेज. अभी तक क्या था, जो राजा थे उनके अंडर में थे ना, अलग अलग किंगडम्स हुआ करते थे. हमने जो पहले पढ़ा है, किंगडम्स हैं, उसको कॉन्कर कर रहे हैं राजा, आपस में ही लड़ाई हो रही है और आपस में ही कॉन्कर कर रहे हैं. कोई एक पर्टिकुलर एक मैप नहीं था इंडिया का, जो अभी हम देखते हैं कि ये इंडिया है. वो जो उस टाइम पढ़ रहे हैं चोल और वो, चलो वो सब बाद में देखेंगे. वो लोग को क्या होता था कि जो किंगडम है उनका, उसको वो कैसे दूसरे राजा कॉन्कर करे. ये नहीं था पूरा इंडिया है तो पूरा मैप बना हुआ इंडिया का, एटलस में अलग से दिख रहा है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं. धीरे धीरे बाउंड्रीज बनी, और बाउंड्रीज भी कब बनी? जब ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई, तब जब एकजुटता आई, तब यूनिटी आई, तब उन्होंने एक बाउंड्री डेवलप की थी. अनटिल अनलेस क्या हो रहा था, बस वो कलर कास्ट के उस डिफरेंस से ही इंडिया मान लेते थे कि ये पीपल है, ये इंडियंस, दैट्स ऑल. मगर क्या हुआ, जब उनको लगा ना कि अब इनके अगेंस्ट में लड़ना चाहिए, ये ब्रिटिशर्स आके रूल कर रहे हैं, इनके अगेंस्ट में लड़ना चाहिए, तब यूनिटी आई और तब सब एक हुए थे. और उससे पहले जो राजा थे वो तो आपस में लड़ ही रहे थे, वो तो
वो अलग ही स्टोरी है। मगर इसके बाद जो है वो चालू होता है कैसे ब्रिटिशर्स को बाहर निकाला जाए। अवेयरनेस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ब्रिंग मैनी एसोसिएशंस। 1850 का टाइम स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या होता है, जब पता चलता है कि ये तो कुछ भी सही नहीं हो रहा है, इंडियंस को दबाया जा रहा है, आप अपनी कंट्री में वो रूल्स लागू नहीं कर रहे हो मगर आप इंडिया में वो सारे रूल्स लागू कर रहे हो जो कि बिल्कुल ही गलत हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, तो एसोसिएशन से वो ग्रुप्स जो थे वो बनने लग गए धीरे धीरे उनके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के। मगर उस टाइम आप ये बोल सकते हो इतने हाई लेवल पे उनकी सोच नहीं थी कि भाई मार के काट के गोली मार के और वो अंग्रेजों को मार दें करते, वो नहीं था। कुछ ऑफिसर्स थे, कुछ समझदार लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग थे जिनको वो चीजें धीरे धीरे समझ में एक नॉर्मल, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत बड़े होने के बाद, अब हो गया 5 ईयर के बाद आप स्कूल में डाल दो, तब तो ऐसा नहीं था ना इंडिया में, तब तो बहुत बड़े बड़े बच्चे हो जाते थे, तब कुछ पढ़ने जाते थे, और जो कुछ पढ़ने जाते थे उसमें कोई 10% ही थे जो पढ़ के वापस आते थे या कुछ बन के वापस आते थे, तो एजुकेशन को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो जो सिटीजन थे उनको पता ही नहीं था, जो नेटिव्स थे उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, उनको तो बस ऐसा लग रहा है अच्छा कोई रूल कर रहा है, हमें तो वैसे भी राजा रूल करता था, अब ये रूल कर रहे हैं। मगर जो पढ़ लिख गए थे उन लोगों के बातें समझ में आने लगी थी कि ये तो कुछ गलत हो रहा है। तो इसका एसोसिएशंस जो बने थे उसका रीजन क्या था उन मूवमेंट्स का। एक हम पढ़ते हैं सोवर्निटी, क्या होता है इसका मतलब, जो इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेयर कोई भी एक्ट करो, कोई भी काम, वो क्या चाह रहे थे इंडियंस की हम इंडिपेंडेंटली करें, हमारे ऊपर किसी का फोर्स नहीं हो, कोई जबरदस्ती काम नहीं करे। अगर एक इंडियन ये चाह रहा है कि मैं किसी के अगेंस्ट में केस, चलो एक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में और नहीं तो एक इंडियन के अगेंस्ट में कोई केस चला रहा हूं या कोई मैं कुछ पुलिस को कुछ लिखवा रहा हूं, तो वो उनपे ध्यान ही नहीं देते थे। ब्रिटिशर्स की तो दूर की बात, इंडियंस को भी वो चाहते थे वो आपस में लड़े। तो ये चीजें जो थी उनको धीरे धीरे पता लगने लग गई थी कि ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत अच्छा चाह रहे हैं इंडियंस के बारे में, वो तो कुछ गलत ही चाह रहे हैं। तो रीजन क्या था, आर्म एक्ट। सबसे पहले क्या हुआ, 1878 में एक आर्म एक्ट आया, नो आर्म्स फॉर इंडियंस। आप ब्रिटिशर्स तो रास्ते में, घर में हर वक्त आर्म्स, गोली, पिस्टल सब है उनके पास, मगर इंडियंस को अलाउ नहीं था। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है कि अगर कुछ भी होता है तो भाई इतना आप पहले से ही होता ना कि जैसे आप एक डॉग है, आप उसको पेट बनाते हो, एक कैट है या एक पैरेट है, आप उसको पेट बना रहे हो, तो आप डे फर्स्ट से उसको जो सिखा रहे हो वो वैसा ही परफॉर्म करेगा, जो एक्सरसाइज उसकी चल रही है वो वैसा ही परफॉर्म करेगा। डे फर्स्ट से आप एज अ पपी, आपने उसको सिखाया कि आपको बाहर ही टॉयलेट करना है तो बाहर ही करेगा, वो उसके जहन में बैठ जाएगा कि मुझे बाहर ही जाना है, यहाँ नहीं रहना। तो वही चीज, मैं अगर ये बोलेगा शू तो मैं काटूंगा, अदरवाइज मुझे काटना नहीं है, ऐसा ही सोचना, मेरे तो दांत ही नहीं। तो वो तो आपने छोटे से पपी को स्टार्ट कर लिया इस तरीके से समझाना कि आप में जो कैपेबिलिटी हो इतना ही है कि मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा तो आप कैपेबल हो, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं। तो वो चीज इंडियंस के शुरू से ही बैठा दी कि आपको आर्म्स देंगे ही नहीं, आर्म्स है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है आप लोगों को किसी बंदूक पिस्तौल की। तो जब आर्म ही नहीं रहेगी, जब बंदूक पिस्तौल ही नहीं रहेगा, तो आप आपस में ब्रिटिशर्स से आप लड़ाई कैसे कर सकते हो। किसी ब्रिटिशर ने गोली चलाई ऑफिसर ने, तो आप तो वापस मार ही नहीं सकते, रात में जाके मार रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको तो अलाउ ही नहीं किया, आपको तो चेन से बांध रखा है, आप तो बाहर जा ही नहीं सकते। इसके बाद क्या हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है 1878 में, नो न्यूज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। एक तो आपके पास कुछ भी नहीं है मारने के लिए, फिर आप बातों से भी नहीं उनको कुछ मार सकते हो। क्यों? क्योंकि जो न्यूज़पेपर है, जैसे कि देखो बहुत फेमस, उनका नाम बताती हूँ, बाल गंगाधर जी ने क्या करते थे, वो प्रेस के थ्रू बहुत अच्छा लिखते थे, बहुत अच्छी बातें, बहुत समझदारी की बातें करते थे बाल गंगाधर जी। तो जैसे ही उन्होंने ये सब लिखना शुरू किया कि ये जो गलत हो रहा है वो क्या हो रहा है इंडियंस के साथ, उन्हें बताना शुरू किया, पब्लिश, प्रेस में पब्लिश। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत ही एक्ट लगा लिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कुछ लिख ही नहीं पा रहे हो, वैसा तो नहीं, फोन कॉल्स होते थे, मोबाइल होता था, व्हाट्सएप होता था, आजकल तो एक न्यूज छोटी सी होती है व्हाट्सएप के थ्रू ऐसे फैलती है विद इन 1 और 2 आवर्स।
तब तो एक लेटर पहुंचने में आपको 6 महीने लग जाते थे। जब ये पता करने में कि आपके किसी कोई घर में एक्सपायर हो गया, कहीं और कुछ बता रहे हो, जब तक तो सारा काम हो चुका होता था, 1-2 महीने में वो वहां पहुंचती थी, या फिर टेलीग्राम्स और ये उससे तो बहुत टाइम लगता है, इन सब चीजों में लगता था। तो अब प्रेस के अगेंस्ट में अगर रोज न्यूज़पेपर छप रहा हो, आप उसमें कुछ कहना चाह रहे हो उनके अगेंस्ट में, तो बंद करा दिया, नहीं मना कर दिया कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते, अगर आप कुछ लिखते हो तो आपको पनिशमेंट होगी, जेल होगी, फाइन लगेगा। फिर डर गए, बोलो कुछ नहीं लिखते थे। प्रपोज्ड एल्बर्ट बिल, ये काफी इंटरेस्टिंग है। प्रपोज्ड एल्बर्ट बिल, इसमें क्या था, सीपी एल्बर्ट है, उन्होंने ये बोला कि जो जजेस, इन केस जो इंडियन जजेस हैं वो जो जजेस हैं वो ट्रायल्स नहीं कर सकते इंडियंस के खिलाफ, या इंडियंस जो हैं जजेस हैं वो ट्रायल दे सकते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इंडियन जज है वो सुनवाई दे सकता है। तो जो इन्होंने अपोजिशन में कौन था, इंडियंस नहीं थे इस वाले केस में, कौन था, ब्रिटिशर्स थे। उनको क्या लगा, ये क्या हुआ, जो लोग हमारे अंडर में काम कर रहे थे अब वो हमारे अगेंस्ट में सुनवाई देंगे, ये तो उनको बिल्कुल ये बात तो हजम ही नहीं हुई। तो इसमें अपोजिशन में इंडियन नहीं, यहाँ तो इंडियंस थे, मगर इसमें एल्बर्ट बिल में दोनों ही चीज। एल्बर्ट बिल, कुछ लोग बोलते हैं एल्बर्ट बिल किसी और रीजन से बनाया गया था इंडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो एल्बर्ट जी अच्छे थे, मगर सीपी एल्बर्ट वो ऐसा लगता नहीं है, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ, तो ऐसा कुछ था नहीं एक्चुअली, वो उनका कोई और ही रीजन था जो आपके बुक में नहीं है, कभी और बात करेंगे। तो उसमें क्या था कि उन्होंने बोला कि अच्छा अब जो अगेंस्ट में थे इस वाली बात के, वो कौन थे, व्हाइट्स मीन ब्रिटिशर्स। उनको लगा ऐसे लोग जो हमारे अंडर में काम कर रहे हैं वो हमारे सुनवाई करे, हमारे बारे में हमें पनिशमेंट जैसी कोई चीज दे, तो उनको तो वो पची नहीं बात। ठीक है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे दिसंबर 1885 में फाइनली एक ग्रुप बनता है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे दिसंबर 1885। इसको बनाने में ए.ओ. ह्यूम का बहुत बड़ा हाथ था। ए.ओ. ह्यूम, हाँ, उन्होंने एनकरेज किया था एक्टिविस्ट को कि वो एक ग्रुप बना ले। इसके दो रीजन भी हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि चलो अब इतना आगे बढ़ रहे हैं तो मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूं, शायद उनमें थोड़ी सी अच्छाई हो। मगर एक दूसरा जो साइड है उसका ये है कि ये सोच रहे थे कि मुझे ये पता चलता रहे कि कौन सा ग्रुप और किस बारे में, मतलब वो अगर स्टैंड ले रहा है तो उनके क्या प्लान्स हैं, वो क्या, न्यूज वाला तो हमने लगा लिया, कोई आम नहीं रख सकता, कोई गवर्नमेंट जॉब में तो कोई अच्छे हायर लेवल पे तो कोई थे ही नहीं इंडियंस। अब जो उनके बारे में जो भी डिस्कशन हो रहा है इस बारे में, तो क्या हो रहा है इसका मैं पता लगाता रहूं। तो ये दोनों ही साइड्स हैं, कुछ भी हो सकता है उस टाइम। और अर्ली लीडर्स में थे हमारे दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी ने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो पूरा चैप्टर ही है, बट दादा भाई नारोजी की जो बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें उन्होंने साफ ये बोल दिया था कि हमारी इंडिया का जो है पैसा ड्रेन करके वो सब ब्रिटिश जो है अपनी कंट्री को दे रहे हैं और अपनी कंट्री को अच्छा बना रहे हैं, बजाय कि यहां तो आप गरीबी ला रहे हो और वहां रिच हो रही है वो कंट्री। इस चीज को बहुत अच्छे से उन्होंने बताया था, और ये जो बुक है ये इंडियंस के लिए काफी फायदे वाली रही इन मूवमेंट्स को स्टार्ट करने के लिए। ये जो सारे एसोसिएशंस बने थे उन लोगों को एनकरेज करने के लिए बुक बहुत अच्छी साबित हुई। इनका नाम एक दिया गया था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस होल्डर थे, एज्ड थे और बहुत सटीक और सीधी बातें किया करते थे। नेशन इन द मेकिंग। अब देखो ये जो सब कुछ बन रहा है, जो ग्रुप्स बन रहे हैं, उसको हम मोस्टली दो जो वर्ड्स हैं उसमें मैं करती हूँ, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। जो अर्ली फेज था वो मॉडरेट थे। मॉडरेट कैसे होते हैं कि वो ज्यादा मार काट धुलाई इनमें यकीन नहीं करते। एक्सट्रीमिस्ट जो होता है वो कुछ सोचते नहीं थे, वो सिर्फ शूट करते थे या फिर ब्लास्ट करते थे। वो ये मेरे फेवरेट थे।
और ये हैं जो अर्ली, वो थोड़ा सोच समझ के समझदार ऑफिसर्स थे, थोड़े इंटेलिजेंट लोग थे, जो आराम से सोच के कुछ स्टेप्स ले लिया कि उन्होंने लॉ बनाया तो नहीं, ये लॉ गलत है, जैसे ये जज वाला है तो हमारे तो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही नहीं है। तो ये समझदार लोग थे जो लिख के लेटर्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाके ग्रुप्स में, ठीक है, आराम से बैठ के बात कर ली, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, एक मीटिंग कर ली ऐसे। तो इनकी जो अर्ली फेज था हमारा वो काफी मॉडरेट था, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो काफी डिमांडिंग होते थे। चलो अब इनके जो मॉडरेट फेज है उसमें जो डिमांड्स थे वो बताती हूँ। डिमांडेड इंडियंस इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में कोई इंडियन ही नहीं है, ऐसा क्यों? वो चाह रहे थे कि कोई ना कोई इंडियन ऑफिसर्स हो, एक अच्छे लेवल पे तो हो। आप सारे के सारे ब्रिटिशर्स हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो कोई भी अच्छा, भाई पैसा भी उन्हीं के पास आ रहा है, रूल भी वही लोग कर रहे हैं, तो कुछ तो हो। वो लोग थोड़े सफाई से मीटिंग के साथ ही बातें कर रहे थे कि कुछ तो हो, इंडियन ऑफिसर जो गवर्नमेंट में लगे, अच्छी पोस्ट पे हो एटलीस्ट, जो हमारी बातें सुन सके या हमारी हेल्प कर सके। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स वो प्रॉब्लम नहीं समझ सकता कि इंडियंस के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है। भाई आप गरीब के साथ रहोगे तब समझ में आएगा ना, गरीब कैसे दिन गुजार रहा है। आप अमीर एक बंगले में रह रहा है, महल में रह रहा है, उसे क्या पता कि लाइफ कैसी होती है गरीब की। तो वही चीज है, ब्रिटिशर्स को क्या पता हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक आप इंडियन ऑफिसर लगाइए, फिर हम उनसे बात करें कि हमारी ये प्रॉब्लम और ये सॉल्व हो रहा है, तो उससे समझ में आएगा। एक आपका तो फिर वो लोग क्या सोचते थे कि आप ब्रिटेन में तो कोई भी रूल नहीं कर रहे, जब ब्रिटेन में आपने अप्लाई कर रखा है रूल्स की, कोई वो पूरा फ्री एक कंट्री है, तो यहाँ इंडिया में आके आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये भी एक पॉइंट था जो उन्हें एनकरेज कर रहा था इन मूवमेंट्स के लिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी मेड मोर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी रखिए। ऐसा नहीं कि एक किसी ने, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या होता था, एक एरिया के बाद ऑफिसर्स जो हैं उस बिल्डिंग्स में जहां पे ब्रिटिशर्स रहते थे, वहां आपने गार्ड वार्ड तो इंडियन रख रखे हैं, एक कुक इंडियन रख रखा है, मगर आपने ऐसी कोई भी जगह, अगर उन्होंने कोई गलती करी तो आप तो डायरेक्ट गोली मार देते हो, मगर ऐसी ही गलती कोई ब्रिटिशर्स करता है, कोई ब्रिटेन का आदमी कर रहा है, तो आप उसको कोई पनिशमेंट नहीं देते। तो ये ट्रांसपेरेंसी रखिए, जो रूल उसके लिए लागू हो रहा है इंडियन के लिए, वो रूल एक ब्रिटिश आदमी के लिए भी लागू करिए। सेपरेट जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव लाइक ब्रिटेन। भाई ब्रिटेन में जो जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव है वो अलग अलग है। जो लॉ बना रहा है, वो जिसने बोला है, जो काम कर रहे हैं अंडर में, वो ही लोग, भाई एक ही आदमी है, उसने लॉ बना दिया, उसने पनिशमेंट दे दी, उसने भी केस फाइल कर दिया और उसे नहीं बता दिया कि इसकी ये गलती है, इसको ये फाइन लगेगा, ये होगा, वो ही जज बन गया। तो हमारा रूल ही क्या, हमारा कोई रोल ही नहीं है फिर तो। भाई आप तो हमारे अगेंस्ट में ही हो। एक आदमी है वो उस ग्रुप के अगेंस्ट में है, तो उसने मान लिया कि इसने ये गलती करी, वो किसी और से बात तो करे, किसी इंडियन ऑफिसर हो तो उससे बात करे, इंडियन नहीं तो कोई और उससे बात करे कि भाई ये गलती की है, क्या मैं गलत हूं या सामने वाला गलत है? नहीं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। यहाँ तो डायरेक्ट उसने बोला वो गलत है तो वो गलत ही है, चाहे उसको शूट ही कर दो आप। तो ऐसा नहीं हो सकता। ये भी एक उनकी डिमांड थी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे ये है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बोलने दे, हमें बातें आगे सामने लाने दे, हमें फ्रीली हम एक्सप्रेस कर सके कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, या हम आपस में अगर बात कर रहे हैं तो करने दो। क्या होता था उस टाइम, एक लेवल पे ऐसा हो गया था कि जैसे 4 या 5 लोग आपस में बात करते हुए दिखते थे तो उन्हें मारा जाता था। ब्रिटिशर्स जो है वो मारते थे ऑफिसर्स, जब एक साथ इकट्ठा होकर बात नहीं कर सकते। आप कोई ग्रुप बना के आप बच्चे जो है वो अगर बात कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, लेटर्स, इनफेक्ट जो लेटर्स होते थे वो चेक हुआ करते थे। जो रेड अपना वो होता है लेटर बॉक्स, उसमें लेटर्स चेक हुआ करते थे कि कौन किसको क्या लिख रहा है। मतलब आप एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में। वो जो टाइम पीरियड होगा इंडियंस के लिए काफी डिफिकल्ट होगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट फॉर इंडियंस इंक्रीज। अब पोजीशंस हाई दो,
आप उनको गार्ड बना के मत रखिए, आप उनको स्वीपर या क्लीनर ये बना के मत रखो, आप उनको कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट रोल भी दो एक जॉब के लिए। अब आपने एग्जाम कहाँ हो रहे हैं? लंदन में हो रहे हैं। नो एग्जाम्स, ईच एंड एवरी एग्जाम इन लंदन, हर एग्जाम लंदन में हो रहा है। सबकी है क्या इतनी कैपेसिटी कि वो लंदन जाके एग्जाम दे दे? बिल्कुल भी नहीं। तो आपने वहां, यहां जब आप कर रहे हो, यहाँ की ऑफिस है और यहाँ गवर्नमेंट लगा रही है, तो जॉब तो लंदन जाके क्यों दें, हम यहीं देंगे। ये एक उनका डिमांड था। इंक्रीज करो एज, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, क्राइटेरिया बहुत कम रखा एज वाइज। उन्हें पता था इंडियंस काफी लेट पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या, एज बहुत कम रखी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। एज कैसे कम रखी कि भाई इतने के बाद आप, भाई पढ़ाई तो आप 12 तक करो, मगर एज कितनी होनी चाहिए आपकी? मान लो 15 साल 18 साल, तो भाई 12 साल में तो उसने पढ़ाई स्टार्ट करी है, 15-18 में तो कहाँ वो ग्रेजुएशन करेगा, कहाँ 12th करेगा, ग्रेजुएशन दूर की बात, कहाँ वो नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आप एक तो इंक्रीज करो एज, और जो एग्जाम है वो लंदन में नहीं होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए। ओवरऑल ये जो काफी टॉपिक्स हैं वो तो हो गए, फिर भी जो कुछ और इम्पोर्टेंट, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए नहीं, 9th 10th 11th 12th आप हिस्ट्री लेते होते हो, और इनफैक्ट ग्रेजुएशन में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, एटलीस्ट आप इसको पूरा अच्छे से रेडी करा करिए, क्योंकि ये तो ऐसी चीजें हैं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं। हु वॉज नेम्ड बाय ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो आपको क्विकली पता होना चाहिए, दादा भाई नारोजी। विच बुक ही हैज रिटन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्विक क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, जो बहुत, मैं जितना छोटा हो सकता है वैसे बना के लिखती हूँ। एक क्लिक कर लीजिए, एक पिक्चर इसकी, तो आपको ये अच्छे से इतना पार्ट तो याद होना ही चाहिए। चलिए अब नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, थैंक यू।